हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बीपीएससी इंटर स्तरीय जो टेरिया द्वारा प्रकाशित सेट नंबर 10 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका 50 रहेगा, आपका जीएस रहेगा, जीके रहेगा, उसके बाद 25 इसमें क्या रहेंगे, साइंस रहेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। आप लोगों को पता है कि भी एग्जाम जो है जल्द ही लेने वाला है, ये जनवरी के आसपास में, याद रखिए जनवरी के आसपास, क्योंकि फरवरी और मार्च जो है ये मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो फरवरी में तो यानी खाली नहीं है। उसके बाद क्या है, इलेक्शन है लोकसभा का, तो या तो जनवरी में इसको कंडक्ट कराएगा, नहीं तो फिर आपका जा करिए अप्रैल महीने के बाद कराएगा। ठीक है, तो आप लोग लग जाए, क्योंकि इस वक्त कटअप भी देखिए, पहले इससे जो पहले जो इंटर स्तरीय था उसमें क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा ईजी था, लेकिन अब क्या करें, अब थोड़ा सा कट अगर ईजी रहेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बस तैयारी में लगे रहें, हल्के में नहीं लें, बस एक सीट अपना जो भी है कन्फर्म कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले सेट नंबर 10। अगर इससे पहले आप सेट नंबर 9 तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रिक सेट वहाँ पर कराया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1952 में किया गया था। याद रखिए 1952 में किया गया था, और इसका मुख्य कार्य क्या है, जनगणना के समय लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का आंकलन करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। याद रखिए क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन जो है कब लाया गया था, तो ये भी याद रखिए 1942 में। कब लाया गया था, 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इसके राइट आंसर हो। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है, बताइए। 4 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, अगर हम बात करते हैं, ये संविधान के भाग किसमें आता है, 9 में आता है, भी याद रखिएगा। यानी भारत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के किसके पास होता है, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, के एम नामबियार जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए के एम नामबियार जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया, यानी किस संविधान के संशोधन के द्वारा एक राज्यपाल जो 1 से अधिक राज्य के राज्यपाल भी हो सकता है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, अभी याद रखिएगा 1956 में। ठीक है, 1956 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संथानम। याद रखिएगा संथानम समिति की अनुशंसा पे किया गया, यानी संथानम समिति की अनुशंसा पे केंद्र सरकार द्वारा इसे पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था, तो 1964 में। तो डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात किया जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263, ऐसे अधिकार, इसे गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद पूछा जा रहा है? किसका उपवेद है शिल्प वेद? तो ये अथर्ववेद का हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये ऋग्वेद का है। उसके बाद गंधर्व वेद की बात करते हैं तो ये सामवेद का उपवेद है। उसी तरह से धनुर्वेद एक होता है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का, याद रखिएगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सोलंकी वंश के संस्थापक जो है पृथ्वीराज प्रथम नहीं है, याद रखिएगा, बाकी सभी सम्मिलित है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है, परमार वंश के उपेंद्र है, और गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। लेकिन सोलंकी वंश के संस्थापक जो है कौन है? तो याद रखिए मुल्क राज है, याद रखिएगा मुल्क राज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी शेरशाह की उपाधि धारण की थी? यानी शेरशाह ने किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चौसा के युद्ध। याद रखिए चौसा के युद्ध के बाद। अब ये चौसा के युद्ध कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 26 जून 1539 को किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं को क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, और उसके बाद इस जीतने के बाद शेर खां पहले का नाम था, उसके बाद ये शेरशाह की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में, देखिए युद्ध पूछा जा रहा है, किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो किस युद्ध के बाद? तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा देवराय का युद्ध। याद रखिए देवराय के युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में। ठीक है, 1659 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने इसके बाद दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब देखिए दिल्ली में दूसरी बार करवाया था, ठीक है ना। तो पहला बार आपसे पूछा कि पहला बार कहाँ उसका राज्याभिषेक हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिहार शरीफ, जो इसका राइट आंसर, याद रखिएगा बिहार शरीफ जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? देखिए चंपारण की बात आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग चंपारण से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1918 में। याद रखिए 1918 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरफ दे रखा विद्रोह का केंद्र रखा, उसके बाद नेतृत्व करता दे रखा। तो देखिए पहला लिखा हुआ है लखनऊ में, लिखा हुआ लखनऊ में क्या हो जाएगा? बेगम हजरत वानी ए का, तो यही हो जाएगा। कानपुर में नाना साहब हो जाएंगे। ठीक है, झांसी हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मी, बिल्कुल इजी दे रखा मिलाने के लिए। और डी का हो जाएगा आपका 4। तो देखिए यहाँ पर ए का हो जाएगा 1, तो यही दिख रहा है। बी का हो जाएगा 3, तो सही दिख रहा है। और सी का हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई, तो भी दिख रहा है। उसके बाद डी यानी राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, देखिए प्रथम लिखा हुआ, प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? प्रथम संस्था आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पर आत्मीय सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मीय सभा की बात होता तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा सन, यानी 1814 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किए थे, तो 1825 में। इससे पहले किए थे 1821 में
कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का। उसके बाद 1828 में इन्होंने किया था ब्रह्मा समाज की स्थापना। अब एक यहाँ पे लिखा तत्वबोधित सभा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? तत्वबोधित लिखा हुआ सभा। इसकी स्थापना जो है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसके राइट आंसर हो जाए। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था किसके शासन में हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड में। याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। कहता है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एनी बेसेंट जो है इसमें शामिल नहीं था। और नेहरू रिपोर्ट कब इसको, नेहरू रिपोर्ट जो है इसको कब तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1930 में। याद रखिए 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब ये बताना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। अब तो केंद्र शासित हो गया ना, यानी जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, याद रखिएगा। और सलीम अली जो एक भारतीय पक्षी विज्ञान है, इसीलिए इसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इसका नाम ये राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? तो 1986 में भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि प्रधान एवं उत्तर नहीं गुजरती। प्रधान एवं उत्तर जो है आपको बताने हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, किस देश से होकर नहीं गुजरते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये नाइजर से होकर नहीं गुजरता। अब यहाँ पर दे रखा है प्रधान एवं उत्तर जो है इसका कितने अंश देशांतर होता है? तो 0 अंश देशांतर होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 2 देशांतरों के मध्य जो है 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो अब से डेली आप लोग को बिहार SSC का डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं? बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पैंजिया। याद रखिएगा, पैंजिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में महाद्वीपों का निर्माण भी इसी से यानी पैंजिया से हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताइए, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया। याद रखिए, ब्रिटिश कोलंबिया जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपको बताने। यहाँ पे एक तरफ आपको देश देखा, दूसरी तरफ आपका पर्वत दे रखा है। जो भी पर्वत यहाँ पर हैं ये भी याद है, सब ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपको बताने यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए माउंट रेनर जो है USA में, ये सही है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट पेरिकुटिन। माउंट पेरिकुटिन जो है ये फिलीपींस में नहीं है बल्कि मेक्सिको में। कहाँ है? मेक्सिको में है। उसी तरह से माउंट एबो की बात करते हैं तो ये फिलीपींस में है। बाकी सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कीजिए इसका। कहता है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं? कौन सा स्थल जो है अवरुद्ध देश नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। अब आप लोग को मायने में आता होगा कि अवरुद्ध स्थल यानी अवरुद्ध देश कहते हैं किसको? तो अवरुद्ध देश मतलब ऐसा होता है जो चारों तरफ
क्या उसका भूमि हो, मतलब पानी से घिरा हुआ नहीं हो, उसके आसपास पानी का किनारा नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल सा बोले कि ऐसा देश जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है या उसके पास कोई समुद्री तट यानी किनारा नहीं होता है, ऐसे स्थल को क्या बोलते हैं, अरुद्ध स्थानीय स्थल अरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा, स्थल अरुद्ध देश से आपसे पूछा जाए किस महादेश में सबसे अधिक जो है स्थल अरुद्ध देश है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में। किसमें? अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा क्या है, स्थल अरुद्ध देश है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लक्सबर्ग जो है ये सभी आपको क्या स्थल अरुद्ध देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 27। यहाँ पर क्या दे रखा, एक तरफ देश दे रखा, दूसरी तरफ राजधानी दे रखा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सही मिलान करने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, पहला हो तो कैनबरा हो जाएगा, यानी ए का हो गया आपका 2 हो गया। ताजिकिस्तान की राजधानी का दुशांबे हो, दुशांबे किस में है, तब बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तंजानिया का क्या हो जाएगा आपका, तंजानिया की राजधानी जो डोडोमा हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका कहाँ, डोडोमा आपका 1 हो जाएगा, और डी का हो गया आपका 4। तब देखना है 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है, 2 3 1 4, तो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या आपका डी होगा, ओंटारिया झील और इरो झील के बीच स्थित है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना जो है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, बताइए। तो 30 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति जो है क्या, याद रखिए ये एक तरह का क्या राजकोषीय नीति का पूरक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं, ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसको बोलते हैं हम लोग ग्रामीण युवा स्वराज रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम बोलते हैं। उसके बाद है JRY लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना। ये सभी जो है ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा IRDP जो लिखा हुआ है ग्रामीण, जिसको बोलते हैं सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, ये सभी जो है आपको ग्रामीण विकास से जो है। लेकिन यहाँ पर CRY जो लिखा हुआ है क्राई, ये आपको ग्रामीण विकास से जुड़ा, बल्कि एक तरह की कैसा है, ये एक तरह का क्या है, NGO है, याद रखिएगा एक तरह का क्या है, NGO है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग जो है इसका राइट आंसर, याद रखिए वाणिज्य एवं उद्योग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, याद रखिए कौन है अभी, तो पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, IMF, याद रखिएगा IMF जो है प्रकाशित करता है। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC है। अभी वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक कौन है, तो क्रिस्टियालिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था,
बताइए। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। केंद्रीय बजट जो है 2005 से 2006 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया। बताइए किस राज्य सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या ये क्या आपका गीता कार्मिक बीमा योजना है क्या। तो तारी निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपया का बीमा प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार ने गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा एक और योजना याद रखिए, असरा पेंशन योजना, वो भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया है। और उसके बाद बुनकर बीमा योजना जो है वो भी तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है विश्व में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए रैंकिंग पूछा जा रहा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा, तो याद रखिएगा 131 यानी 131 स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन है भी याद है, तो पहले स्थान पे कौन है, तो सिंगापुर है। ठीक है, कौन है, सिंगापुर है। और अंतिम में कौन है, तो उत्तरी कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात किया जा रहा है, तो इसकी स्थापना, इसका गठन कब किया गया है, तो याद रखिए 1993 में इसका गठन हुआ था। और इसे 102 जो है 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और वर्तमान में अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा हंसराज गंगाराम अहिर इसके राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बता दूं कि डेली अब आप लोग को बीपीएस बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये 5 अक्टूबर को मनाया, याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हाल ही में किस चक्रवात यानी तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया है। बताइए, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोचा। याद रखिए मोचा चक्रवात याद रखिएगा। इसका नामकरण किसने किया, अभी कभी की पूछता है कि मोचा जो है ये तूफान जो है बांग्लादेश और म्यांमार को तो तबाही मचाया ही है, तो आपको पता है इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण जो है यमन देश ने किया। एक आया था हाल ही फिलहाल 2023 में जून के महीने में आया था बीपर जो आया तूफान, ये गुजरात और राजस्थान को क्या किया था, कर बरसाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सब फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षारोपण का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। जिसका कुल वृक्षारोपण अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा 2.91%। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है। आपको बताना है किस क्षेत्र से है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोक कार्य से। याद रखिएगा लोक कार्य से है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण की बात किया जा रहा था। पद्म विभूषण जो 2023 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो याद है कुल जो है 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अगर हम कुल बात करें पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, टोटल की बात करते हैं टोटल 106, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध जो है किस खेल से है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इनका संबंध जो है हॉकी से। याद रखिएगा इनका संबंध जो है हॉकी से। ठीक है, और इन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में कौन है। बताइए 44 का,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्तिकी गोंजाल्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए कहाँ किया गया, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाए भारत में किया गया, याद रखिए भारत में किया गया। अब यहाँ पर देखिए SCO जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में, याद है 2001 में। और अभी अगर हम बात करते हैं कि SCO में अभी टोटल कितने देश सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 9, कितने हैं, तो 9 देश इसमें भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया, बताइए किस बैंक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा SBI के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है, बताइए भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व में कौन सा इसका स्थान है, बताइए। तो याद रखिए 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी तीसरा स्थान है, क्या है, 3rd पोजीशन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसको शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 49 कहता है पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा इजराइल के द्वारा। आप लोग को पता है इजराइल हमारा सब युद्ध चल भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्न में कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं, आपको बताना इसमें कौन जो है सत्य फल का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेब जो है आपका सत्य फल का उदाहरण नहीं, बाकी अंगूर और खजूर है सत्य फल है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी जो है सत्य फल, यानी इसको असत्य फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असत्य फल। तो असत्य फल में और क्या कहते हैं, अंजीर, सेब, अनानास, ये सब क्या असत्य फल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता वैलेंसी क्या होता है, बताइए वैलेंसी क्या होता है। तो याद रखिए प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर आवर्त की बात कर टोटल आवर्त कितना होता है, 7 होता है। अगर वर्ग की बात करता है तो वर्ग क्या होता है, टोटल 18 होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए कार्बन 12 परमाणु में होता है। तो कार्बन 12 परमाणु में क्या होता है, अभी यहाँ पे देखिए आपका देखा एक तरह से परमाणु भार। ठीक है, तो एटॉमिक इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, न्यूट्रॉन भी 6 होता है और प्रोटॉन भी 6 होता है। तो कुल मिला के 6 6 6 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है 52 का, ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। अगर मान लिया डंक मार दिया, जैसे हड्डा उड्डा जैसे सुने होंगे भिड़ने या मधुमक्खी अगर डंक मार देता है तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा, याद रखिएगा बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं NaHCO3, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा बिल्कुल हलवा प्रश्न है, बताइए किसी भी उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह एसिड होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वह बेस होता है। ये सब चीज तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी के गति का कारण क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म, याद है फोटोट्रोपिज्म। देखिए फोटोट्रोपिज्म में फोटो लगावानी प्रकाश से संबंधित आ गया। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी के कारण क्या सूर्यमुखी गति होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, किससे निकलता है, आपको ये बताना है। तो 56 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, याद रखिए पीयूष इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57
कहता है निम्न में से कौन सा वृद्धिरोधी हार्मोन है? वृद्धिरोधी हार्मोन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए। देखिए वृद्धिरोधी का मतलब वृद्धि को क्या करता है, ये रोकता है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है इसको बोलते हैं वृद्धिरोधी हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया? देखिए एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है मेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता। और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? उत्तल लेंस का। और एक होता है मायोपिया। अगर मायोपिया हो गया तो मायोपिया किसको बोलते हैं? इसमें नजदीक का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। उसको हम दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे हाइपरमेट्रोपिया, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जिस इंसान में हाइपरमेट्रोपिया होता है उसका इमेज हमेशा क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और मायोपिया में क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, चलिए तो ये सब फैक्ट है जो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। तो याद रखिएगा आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई h2/h1। अगर ये निगेटिव, देखिए आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, वास्तविक और उल्टा की बात करती है। एम क्या होना चाहिए? यानी आवर्धन क्षमता हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो उल्टा प्रतिबिंब नहीं होगा और वास्तविक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उसका सीधा बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाली ऋणात्मक होना चाहिए, यानी 59 का राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है। विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने का कारण क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन का कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है टांका यानी सोल्डरिंग की बात किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि इनमें कौन कौन से अवयव यानी कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसमें टीन और लेड होता है। क्या होता है? टीन और लेड होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीन। टीन का संकेत क्या होता है? Sn होता है। और लेड का होता है आपका Pb। याद रखिएगा इसमें टीन कितना होता है? 67% के आसपास होता है और लेड जो होता है इसमें 33% के आसपास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? इसमें बताना है कौन जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेडुला जो है इसका राइट आंसर हो। याद है कि मेडुला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क के आगे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। थैलमस होता है, उसके बाद हाइपोथैलमस, ये सब आदि आते हैं। मेडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है और मेडुला जो है भोजन निकलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने, छींकने आदि का क्या करता है? नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंत पूछा जा रहा है, इसे बाहर पूछता ऑल ओवरऑल तो यकृत हो जाता है। ठीक है, यानी लीवर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 का शहद का प्रमुख घटक आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रक्टोज। याद रखिएगा शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? सबसे ज्यादा इसमें क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाए। प्रोटीन क्या करता है? जीव जंतु के शरीर को निर्माण सामग्री है। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए यह आवश्यक है। इसकी कमी से क्या होता है? शरीर विकास, वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका जीव दे रखा है, उधर संघ दे रखा है। कौन किस संघ में आता है ये आपको बताना है। तो पहला दे रखा है तारा मछली। क्या दे रखा है आपके यहाँ पे? तारा मछली। तो तारा मछली जो हो जाएगा, तारा मछली आ जाएगा एकाइडोर्मेटा, ए का 1 ही हो जाएगा। पायला की बात करें
तो पायला जो आज आपका मोलस्का यानी 2 में आ जाएगा, नेरिस जो हो जाएगा यानी नीडा में हो जाए, सीरियल बाय आपको दे रखा है 1 2 3 4। अब देखते हैं 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर आपका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट होता है? तो ये 7 से 8% होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 68 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, पत्ती यानी लीफ की बात किया जा रहा है, का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पत्ती में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्य आप लगा दिया, मेन कार्य इसका क्या है? प्रकाश संश्लेषण, शीतलन और वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन भी होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है, कूलिंग भी होता है, प्रकाशन सब होता है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य जब लिखा हुआ तो मेन इसका काम है, पत्ती का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। बताइए किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक कंपास सुई के द्वारा इसे पता लगाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेशम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए रेशम जो है इसका राइट आंसर हो जाए। रेशम कीट से रेशम एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है। क्या कहता है? फाइब्रोइन कहा जाता है। और नायलॉन और रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर है, ये भी याद रखिएगा। नायलॉन और सिंथेटिक जो नायलॉन और रेयन जो होता है ये क्या आपका सिंथेटिक फाइबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? मौसम का जो रिपोर्ट होता है किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम। याद है अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो आयाम के द्वारा, कंपन के आयाम के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। अगर ध्वनि कमजोर हो तो आयाम छोटा होगा, अगर ध्वनि तेज होगा तो आयाम क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74। कोशिका में उपस्थित जेली जैसी पदार्थ कहलाता है। कोशिका में उपस्थित जेली टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि अल्फा किरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य, ये बताना है। तो पहला लिखा है कि अल्फा फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है, ये सत्य है। बी में लिखा है कि अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होता है। हाँ हो तो सही बात है, क्योंकि अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ऋण आवेशित प्लेट की ओर क्या होता है? विक्षेपित होता है। तो ए और बी दोनों सही है। अल्फा सी कह रहा है कि अल्फा किरण ने प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो राइट आंसर आपका ए और बी होगा। तो देखते हैं ए और बी, यानी आपका यहाँ पर देखिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। डी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अल्फा कण की बात करते हैं, अगर किसी एलिमेंट से अगर अल्फा कण अगर निकल रहा हो, ठीक है, तो अल्फा कण निकलने से क्या होता है? 2 परमाणु संख्या कम जाता है और 4 द्रव्यमान संख्या घट जाता है। लेकिन अगर बीटा कण की अगर बात करें, किसी जैसे यूरेनियम से अगर हम एक बीटा कण अगर निकालते हैं तो उसके परमाणु संख्या में एक क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। द्रव्यमान संख्या जस का तस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, अल्फा और बीटा कण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। बिहार एसएससी विक्टोरिया द्वारा प्रकाशित सेट नंबर 10 आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इससे पहले हम 9 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त।